कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो ये भाई आपके लिए जो मैं डेली एसएससी स्टेनोग्राफर का जो मेरा मेन फोकस है, तो उसी के लिए एक इसमें आज आपका कंप्रीहेंशन है और क्लोज टेस्ट है, PQRS है और इसमें कुछ बोकेप का पोर्शन भी है। स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, पढ़ते हैं इसे ज़रा। कुछ आप भी मेरी हेल्प कराओ। रीडिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। जो एक पढ़ाई है, ये किसी चीज़ को जो पढ़ना है वो बहुत ही ज़रूरी वार्तालाप होता है। कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छी स्किल होती है। दैट हैज़ मैनी बेनिफिट्स, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट्स ऑन ए पर्सनस लाइफ। ये जिंदगी में कोई भी व्यक्ति है उसकी जो लाइफ है उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। वी शुड डेवलप ए रीडिंग हैबिट। हमें जो अपनी पढ़ने की आदत है, जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन बढ़िया करना है, तो न्यूज़पेपर आता है जैसे द हिंदू, तो आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अर्थ ना निकले, लेकिन ये हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हो। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रीडिंग पर ध्यान दो, रीडिंग पर ध्यान दो। एज चूंकि इट एलोज अस, ये हमें एलो करती है टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, नई नई सूचना को सीखने की। एंड गिव्स अस, और हमें देती है असेस टू ए वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जितने बड़े बड़े मौके हैं उसको पहुंचने का, उस पर मूल्यांकन करने का, उस पर पकड़ बनाने का, ये हमें आप कह सकते हो एक मौका देती है। सो इसलिए रीडिंग रेगुलरली, डेली पढ़ना, नॉट ओनली ब्रोडन्स अवर एस्पेक्ट, न सिर्फ ये हमारे पहलुओं को बढ़ाता है एंड नॉलेज, ज्ञान को, बट आल्सो इम्प्रूव्स अवर इंटेलिजेंस, ये हमारी जो बुद्धिमत्ता है, सोचने विचारने वाली पावर है, उसको बढ़ाता है। पर्सपेक्टिव, हमारे क्या नजरिए हैं। जजमेंट, हमारा क्या जजमेंट है किसी भी बात का निर्णय लेने में। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और संसार में जो भी हम एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं उसके बारे में। इट हेल्प्स, ये हमारी मदद करता है टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, जो हम चीजों को अपने संज्ञान में लेते हैं, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज का निर्माण करना। इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पनाएं हैं, लोगों से हैं, लोगों से जुड़ी जो भी कल्पनाएं हम रखते हैं। टू रिलीव द स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को कम करने के लिए। एंड प्रेशर, जो दबाव है उसे कम करने के लिए। एंड टू प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, कि हम मनोरंजन के क्या क्या स्रोत को प्रोवाइड कर सकते हैं, या क्या क्या चीज हम अपनी जिंदगी में एंटरटेन कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई ज्यादा सीरियस होकर कर रहे हो तो आप उसमें ज्यादा बोर हो सकते हो सकता है कि किसी एक चीज को आप पात्र मान के पढ़ाई करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। आगे देखो, द मेजर बेनिफिट ऑफ रीडिंग, जो सबसे बड़ा फायदा है पढ़ने का। टू डेवलप द एनालिटिकल, जो आपका विश्लेषणात्मक है। एंड क्रिटिकल का मतलब होता है जो आपकी तर्क संगत स्किल होती है ऑफ ए रीडर, किसी भी रीडर को पढ़ने की। द फॉर्मर इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब ये जो एनालिटिकल है, ये क्या चीज इन्वॉल्व करती है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इसको छोटे छोटे हिस्सों में लाकर आपको समझाने की पहल करती है। वाइल द लेटर, बाद वाली जो है जिसे बोलता हूं मैं क्रिटिकल, जो तर्क संगत स्कीम है या तर्क संगत जो स्किल है, इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग। देखो इवेल्युएट एक शब्द है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। अगर हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो ये इवेल्यूट है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाद वाली है वो मूल्यांकन करती है, इन्वॉल्व करती है द सेम इंफॉर्मेशन, वही सूचनाओं को। एंड मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस, सबूतों के आधार पर हम किस चीज का फैसला ले रहे हैं ये चीज तय करती है। आगे देखिए, रीडिंग ए बुक, एक किताब पढ़ना। और एनी कंटेंट इंप्रूव्स, किसी भी प्रकार के जो कंटेंट हैं वो उस चीज को इंप्रूव करते हैं। अवर लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है। एंड वोकेब, जो हम वोकेब बोलते हैं। सो इसलिए वी कैन इजिली कंप्रीहेंड, देखो कंप्रीहेंड एक वर्ब है जिससे कंप्रीहेंशन बनता है, क्योंकि कंप्रीहेंशन को हम तभी यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जब तक कि हम उसका सार ना निकालें।
और सारी बातें आप जानते हो किस तरीके से भी बनी रहती है वहां। तो ये बोला है कि इसलिए हम सारी चीजों को समझ सकते हैं, द बर्ड्स जो शब्द हैं, एंड देयर यूज जो उनके यूज हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट जो भी संदर्भ में उनका यूज दे रखा है। आगे देखो, इट आल्सो हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो मदद करती है मानसिक जो विकास है बच्चे का उसमें मदद करती है। इन यंग चिल्ड्रन जितने भी बच्चे हैं, सो द प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन आर मोर इन्वॉल्व इन रीडिंग रादर देन राइटिंग, इसलिए मैं या कोई भी टीचर हो या कोई भी एक ऐसा तथ्य हो, वो बार बार ये बोलता है कि जो बच्चों को ना लिखने से ज्यादा पढ़ने में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे दिमाग का जो प्रेशर है ना वो उतना ज्यादा हटेगा और आप चीजों को सीखोगे। तो कुल मिलाकर वही रीडिंग वाली बात है कि भाई पढ़ना, कम्युनिकेशन करना, समझना सारी चीजों को क्या क्या हमारे नजरिए को बदल सकता है। चेक करेंगे जरा क्वेश्चन क्या लगा रहे हो आप इसके। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपसे कि विच स्किल इज यूज्ड बाय ए रीडर व्हेन ही इवेल्यूट्स द सेम इंफॉर्मेशन, जब वो वही सेम इंफॉर्मेशन का मूल्यांकन करता है, एंड मेक्स जजमेंट और अपने निर्णय देता है बेस्ड ऑन एविडेंस किसी भी सबूत के आधार पर। ठीक है ना। तो फिलहाल यहां दो प्रकार की स्किल थी मेरी, एक तो क्रिटिकल स्किल थी, एक एनालिटिकल स्किल थी। चेक कर लो कि जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही है वो कौन सी स्किल है। तो इसमें दो स्किल दी थी। द मेजर बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज टू डेवलप द एनालिटिकल, एनालिटिकल का मतलब तर्कसंगत और क्रिटिकल का मतलब वही है जो आप स्किल को अपने चीजों से जोड़ते हो। अब ये कह रहे हैं कि जो पहली वाली है वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है एंड ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और दूसरी वाली जो है सेम इंफॉर्मेशन को इवेल्यूट करती है। तो हमसे पूछ रखा है कि इंफॉर्मेशन को जो इकट्ठा करेगी वो आपकी करेगी एनालिटिकल, मतलब कि पहले वाली। तो आपसे यही पूछ रखा है कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है, तो ये होगी आपकी एनालिटिकल, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप लगा सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, 3 बार पढ़ सकते हो, आपके पास पूरी क्लास पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा तक चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, समय तो ज्यादा है ही नहीं तो खराब करना भी नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड रिलेटेड टू, ज्यादा समय खराब क्या करना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जो आपका मानसिक विकास है। अब ये जो मानसिक विकास है ये किसी चीज से रिलेटेड रहता, तो आप समझते हो कि मानसिक विकास जो है, सिंपल सी बात है, ये मेंटेलिटी है, आप कह सकते हो मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट साफ साफ दे रखा है। अब इसमें भी दोबारा से क्या पढ़ाया जाए। स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। पैसेज आपने पढ़ा है तो इसका आंसर लगाने में ज्यादा दुविधा होनी नहीं चाहिए। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रोल ऑफ रीडिंग। अब मुझे बताओ कि पूरा पैसेज पढ़ा, पढ़ने के फायदे बताए, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होती है, कम्युनिकेशन का जो तरीका है, लोगों से बात करने के तरीके में आप जरूर सुधार ला सकते हो, दूसरे को इम्प्रेस करना है तो आप सुधार ला सकते हो। कुल मिलाकर नई नई इंफॉर्मेशन को सीखना और जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उन सब का फायदा उठाना, ये भी होता। क्वेश्चन नंबर 4 पे रहो, लास्ट चलते हैं इसका। इसमें एक 4 है, which skill is used by a reader when he gathers information and breaks it down in a logical pattern। अभी बताया था कि 2 प्रकार की स्किल थी, एक एनालिटिकल स्किल थी, एक क्रिटिकल स्किल थी। एनालिटिकल स्किल क्या काम करती है। एनालिटिकल स्किल जो है अभी बता रखा था आपको, उसमें जो दे रखा था एनालिटिकल स्किल में, अभी देखो दोबारा से अगर मैं पूरा पैसेज निकालूं तो जो एनालिटिकल स्किल है वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है और लोगों में बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठाती है। तो फिलहाल जो मेरा आंसर बनेगा, अच्छा यहाँ पहले वाले में जो बनना था आंसर, एक सेकंड चेक करना। पहले वाले में हमसे पूछा था कि कौन सी स्किल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करती है और वो फैसले जजमेंट के माध्यम से सुनाती है। बेटा ये क्रिटिकल स्किल थी, क्योंकि क्रिटिकल स्किल में साफ साफ दे रखा है जो बाद वाली है। फिलहाल यहाँ पहले का ए है, चेक कर लेना एक बार। यहां पर दे रखा है कि जो बाद वाली है व्हेन द लेटर इवेल्यूट द सेम इंफॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट, तो क्रिटिकल वाली स्किल है बाद वाली, चेक कर लेना। फिलहाल पहले का ए है। स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो आपको पहले का लगाना था वो क्रिटिकल स्किल लगाना था, क्योंकि मेरी बाद वाली के बारे में पूछा गया है। यहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट है, बता चुका हूं।
यहाँ पर तीसरे में साफ साफ दे रखा है कि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग क्या रूल रीडिंग का होना चाहिए, आपको नई नई इंफॉर्मेशन सीखनी है और अपेल अपॉर्चुनिटी करना है। और चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी स्किल रीडर को इंफॉर्मेशन गैदर करवाती है और लॉजिकल पैटर्न पर प्रॉब्लम को सोल्व करवाती है। तो ये आपकी थी एनालिटिकल स्किल, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लोज टेस्ट है और मेरा मानना है कि अगर आप क्लोज टेस्ट को सोल्व करते हो तो क्लोज टेस्ट इंग्लिश की सबसे बड़ी ताकत है। और ये लगाना वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें ना प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। स्टार्ट करते हैं कि मैनी फ्रूट्स, बहुत सारे फल और सब्जियां, चेंज ब्लैंक दे राइपन, जब वो पकते हैं या पक जाते हैं तो उनका क्या चेंज होता है? कपड़े, कपड़े तो फल नहीं पहनते बेटा। शेप, आकार तो इतना चेंज नहीं होता, आप आम देख लेना, इतना मोटा भी कच्चा रहता है और पका हुआ भी। साइज का मतलब भी वही है, जो उनका आकार बढ़ जाता है। लेकिन आप देखना कोई सा भी फल या सब्जी हो, जब वो पकता है ना तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आम है, अभी कच्चा है तो हरा है, लेकिन अगर पका हुआ है तो पीला हो जाएगा। फिलहाल कलर के अलावा आंसर नहीं आएगा। आगे चलो, इन्होंने आगे कहा है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए टमेटोज हुआ, स्ट्रॉबेरीज हुआ जो ये झड़बेरी है, एंड रेड बेल पेपर्स, ये लाल वाली जो आपने देखा होगा गेंद नुमा रेड बेल पेपर्स, जो शिमला मिर्च हुई, आपकी मिर्च हुई, तो जब ये पक जाती हैं तो ये ना लाल पड़ जाती है। जैसे हरी है तो कच्ची है, सब्जी बन जाती है, लेकिन जब ये लाल पड़ती हैं तो फिर ये इतनी यूज में नहीं रहती। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी फल और सब्जी हैं जब ये पकते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, जिसमें स्ट्रॉबेरीज है, टमेटोज है, रेड बेल पेपर्स हैं, ऑल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ये सारी चीजें हरे से लाल में चेंज होती हैं। कलर इज जस्ट वन वे अलोंग विद साइज, कलर एक ऐसा तरीका है जो कि साइज के साथ साथ टेक्सचर एंड स्मेल दैट यू कैन टेल, कलर देखकर, उसका जो टेक्सचर है उसके साथ साथ उसका साइज देखकर और उसकी स्मेल को देखकर आप बता सकते हो इफ ए फ्रूट और वेजिटेबल, कि एक फल या जो सब्जी है रिक्तस्थान टू बी हार्वेस्टेड और ईटन, हार्वेस्टेड का मतलब होता काटना। तो कोई भी फसल है, कोई भी फल है, सब्जी है, वो तैयार हो चुकी है काटने के लिए या उसे खाए जाने के लिए। रेडी का मतलब होता तैयार होना। फिलहाल अगर आप बी लगाते हो तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि कलर इज जस्ट वन वे अलोंग विद साइज, उसके साथ साथ जो उसका टेक्सचर होता है, उसकी सुगंध होती है, आप उस चीज से बता सकते हो कि कोई भी फल या सब्जी काटे जाने के लिए तैयार है, आप रेडी करोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखो। ये कह रहे हैं कि इमेजिन, कल्पना करिए भाई साहब, एक फैक्ट्री, जो फैक्ट्री है दैट रिक्तस्थान स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स। अभी बस इतना चेक कर लो, फैक्ट्रीज जो भी स्ट्रॉबेरीज आती हैं, जैसे आपने दुकान पर खाई होंगी रेड वाली जो होती हैं, तो आप कल्पना करो कि एक फैक्ट्री जो स्ट्रॉबेरीज को रिक्तस्थान करती है। अब मुझे बताओ प्लास्टिक कंटेनर में कोई भी कंपनी जो है इसे क्या काम करती है? तो ब्रेक्स नहीं करेगी, टेप नहीं लगाएगी, इसे रोकेगी नहीं, सब काम पैक होने का होता। तो जितनी भी ये कंपनियां हैं ये सब चीजों को पैक करती हैं। आप इस बात से कल्पना लगाइए, इमेजिन, आपको इमेजिन करना है कि जो फैक्ट्री है दैट, सिंपल सी बात है, पैक्स आंसर आएगा, जो पैक करती है स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स। आगे चलिए अभी चेक कर लेते हैं जो इन्हें प्लास्टिक कंटेनर में पैक करती है। आगे देखो, टू वी रिक्तस्थान टू ग्रोसरी स्टोर्स, जिसे ग्रोसरी स्टोर्स पर भेजा जाता है अक्रॉस द कंट्री। जितने भी आपके किराने की दुकान है, आपके स्टॉक वाली दुकान है, जब कंपनी किसी भी स्ट्रॉबेरी को तैयार करती, पैक करती है और उसे ग्रोसरी स्टोर पर क्या कर देती है, शिप्ड ऑफ का मतलब होता है एक सामान को दूसरी जगह पर भेज देना, या एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना शिप ऑफ होता है। तो शिप ऑफ का मतलब है कोई भी सामान है
जब आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हो तो शिफ्ट ऑफ कहता है, जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया बढ़िया है। इसके अलावा सूटेड टू, मैनेज ऑफ, अकाउंटेड टू, कोई कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बढ़िया है। शिफ्ट का मतलब होता है जैसे शिप है, तो जैसे कि कोई बंदरगाह पर जहाज आता है तो उसे शिप करते हैं, तो शिप ऑफ का मतलब किसी एक सामान को, किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो ये कह रहे हैं कि कल्पना करो कि जो फैक्ट्री तैयार करती है, पैक करती है स्ट्रॉबेरीज को प्लास्टिक कंटेनर में, टू बी शिप्ड ऑफ टू ग्रोसरी स्टोर्स, जिसे हम किराने की दुकान पर भेज देते हैं देश के हर कोने कोने पर। आगे आइए, आगे देखो। इट माइट बी यूजफुल टू हैव ए मशीन, ये बड़ा यूज होता है, ये बड़ा ही उपयोगी होता है मशीन के लिए। दैट ऑटोमेटिकली रिक्त स्थान एनी ग्रेन स्ट्रॉबेरीज, मशीन के लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है, बड़ा ही यूजफुल हो जाता है, बड़ा ही फायदेमंद हो जाता है कि वो अपने आप ही किसी भी हरे रंग की स्ट्रॉबेरीज को, दैट वर पिक्ड बिफोर देवर राइप, जिसको पिक्ड कर लिया गया है, जिसको तोड़ लिया गया है पकने से पहले ही, ऑटोमेटिकली मशीन क्या कर देती है, उसे भाई साहब रिजेक्ट कर देती है कि मशीन उसे पैक ही नहीं करेगी। जितने भी हम प्लास्टिक कंटेनर में मशीन के द्वारा स्ट्रॉबेरीज को पैक कराते हैं, तो ये खुद ही जो मशीन है ये सब ऑटोमेटिकली पकड़ लेती है कि भाई ये तो कच्ची है, इसे तुरंत रिजेक्ट कर देगी, बाहर निकाल कर फेंक देगी। आगे तो दैट वर पिक्ड बिफोर द राइप, जो कि पकने से पहले ही तैयार कर दी जाती है। और यू माइट वांट ए मशीन ऑन द फार्म, और अगर आप मशीन को अपने फार्म वगैरह पर चाहते हो, दैट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज, जो कि अपने आप पता लगा लेती है, कोई भी मशीन अपने आप उसको इस चीज की जानकारी हो जाती है, स्ट्रॉबेरीज बाई कलर, जो स्ट्रॉबेरीज है उसके कलर के द्वारा। एंड ओनली पिक्स, और वो तोड़ती है, या आप कह सकते हो, सॉरी, पिक का मतलब होता है चुनना। जितने भी फार्म वगैरह हैं उन पर जितनी भी बेटा ये मशीनरी है, ये उन्हीं स्ट्रॉबेरी को पिक करती है, द रेड वंस टू बिगिन विद, जो कि लाल कलर की होती हैं। कुल मिलाकर ऑटोमेटिक ये जो ग्रीन कलर वाली है इनको रिजेक्ट कर देती है, और ये चुनती उन्हें है, पिक उन्हें करती है जिनका कलर होता है लाल। तो फिलहाल ये आपका क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। स्टार्ट कर लेते हैं, अब तो सारी चीजें आसान होंगी आगे, शायद इसमें होंगे आपके 25 या 30 क्वेश्चन जो भी हैं। देखो मेरी ये पहल है कि अगर आप अपने नंबर को इंक्रीज करना चाह रहे हो स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में, तो छोटी सी पहल है, हो सकता है आपको 10-5 नंबर का फायदा हो ही जाए क्लास को देखकर, और ज्यादा का भी हो सकता है। वैसे तो 40 में से 40 वाली लड़ाई है, लेकिन 40 में से 40 वही लाएगा, चीजों को बढ़िया करके पड़ेगा। एन ओपन माइंड सीक्ड विद पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट, लगाओ जरा कौन लगा रहा है। नॉलेज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नॉलेज के बिना आप अधूरे हो। नॉलेज इज ए पावरफुल टूल, नॉलेज एक पावरफुल टूल है। सीक इट विद, जिसे हम ढूंढते हैं, एन ओपन माइंड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप कह सकते हो अगर मैं आंसर लगाऊं यहाँ पर, तो मेरा स्टार्टिंग ज्ञान से होना चाहिए। आर, आर के बाद ओ आएगा। नॉलेज इज पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विद एन ओपन माइंड, कुल मिलाकर आर ओ क्यू पी। ऑप्शन नंबर डी के अलावा आंसर नहीं है। 11 आइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जरा। 11 में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। द सन टू अवर प्लानेट अर्थ प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्म। सूरज इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है, तो सूरज से स्टार्ट करेंगे। द सन प्रोवाइड्स, सूरज अकेला है। द सन प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी टू आवर प्लानेट, कोमा अर्थ सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, कुल मिलाकर पी ओ क्यू आर, पी ओ क्यू आर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जरा लगाना, लगाइए जरा भाई साहब। ब्लैंक वेंट टू द पार्क, क्या क्या है ये? स्टार्ट हम करते हैं किसी भी चीज की सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी। वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, हम कल पार्क के लिए गए। क्यू के बाद ओ पर, ओ के बाद आर पर, आर के बाद एस पर, पी पर। तो क्यू
ORSP, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगर आपने ये लगाया तो बढ़िया है। बढ़े आगे, क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। लगाते रहो ये आप आराम से, अपने जो जो लगाना चाह रहा है लगाओ। 5 सेकंड का समय है, जो भी लगाना चाहता है। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउज द ब्रेन। देखो, स्मोकिंग इन द बॉडी, जो स्मोकिंग हमारे शरीर में बढ़ती है, स्टार्ट तो बॉडी से नहीं होगा, द बॉडी एंड द क्लाउज द ब्रेन, ये भी नहीं होगा भाई। एक काम करो, धूम्रपान के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग धूम्रपान से करो। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स, जितने भी आपके जवान स्टंट हैं युवाओं में करने के, द बॉडी शरीर के अंदर, एंड क्लाउज द ब्रेन, और पूरे दिमाग पर ना इस पर एक परत सी चढ़ जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति स्मोकिंग वगैरह करता है, कोई व्यक्ति गलत चीजों का सेवन करता है, तो हमारा दिमाग है ना, उसकी जो ताजगी वो धुंधली पड़ जाती है। तो स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउज द ब्रेन, ABCD, ऑप्शन नंबर ए के अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए हुआ। 14 पर चलिए जरा, 14 देखते हैं जरा, कौन लगाएगा जरा 14 का आंसर लगाओ। किचन की बात है, किचन में अलमारी भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए। तो द सेफ इन द किचन, जो सेफ है किचन के अंदर, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, उसे रिप्लेस करना चाहिए। सो आई विल नीड टू बाई ए पीस ऑफ वुड, मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा खरीदने की जरूरत। सेफ से स्टार्ट करेंगे तो वी से मेरा स्टार्टिंग हो रहा है। द सेफ इन द किचन नीड्स टू बी रिप्लेस, सो आई विल नीड टू VDFEC, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से आगे चलते हैं 15। ठीक है, चूज करेक्ट स्पेलिंग्स करते हैं, जरा लगाना कौन कर रहा है, सब बता दोगे ये तो आराम से। एक्सीड बढ़िया है, तो एड्रेस सही है। अटेम्प्ट एनेक्स में ही होता है, इसमें ए का मतलब क्या एनेक्स है, ऑप्शन नंबर सी लगाओ। बढ़े आगे, ये तो आसान थी बिल्कुल। तो कोई CHSL CGL में सब में आई हुई स्पेलिंग्स हैं, तो आप इनका फायदा उठा सकते हो। जरा उठाओ जरा फायदा, फिर दोबारा से 2 सेकंड का समय, पढ़ो और आंसर दो। डेफिनेटली बिल्कुल सही है भाई साहब। एग्जिस्टेंस ये भी सही है। मिसचीवियस ये भी सही है, और वायलेंस ये भी सही है। उग्रता होता है, हिंसा होती है, उग्रता। कुल मिलाकर बेटा ये सारी सही है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। आप कह सकते हो ऑल ऑफ द एबव, ये सारी की सारी सही हो गई। अब हो जाती है टाइपिस्ट साहब से भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पर देखो, ये सब आई हुई है, मैं प्रीवियस उठा रहा हूँ। बताइए जरा, ईडीएम सही है, ये तो बहुत बार मैंने क्लास में पढ़ाई है। CPO का एग्जाम हुआ था 2024 वाला, तो उस एग्जाम में पूछा गया है ह्यूमन सर्विस। अब देखो, ह्यूमन सर्विस का मतलब ये है कि इसे वुमेन मान लो, और वुमेन अगर कहीं भी सर्विस देती है ना, तो उनका काम ना एक्सीलेंट होता। मान लो वुमेन से बेहतर काम कोई कर नहीं सकता दुनिया में, खाना बनाने का, किसी भी चीज का, घर का एक्सीलेंट वर्क है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी इडियम्स लगाना है, लेकिन इसमें अंडरलाइन ये किया नहीं है बेटा, मैं कर देता हूँ, समय नहीं खराब कर रहा मैं बिल्कुल। आपको फेयर एंड स्क्वायर लगाओ बस, फेयर एंड स्क्वायर डील, ये भी कर लिया लो पूरा, ये पूरा है फेयर एंड स्क्वायर डील। द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड इन फेयर एंड स्क्वायर डील। देखो, फेयर एंड स्क्वायर, आप जानते हो फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा अच्छा, और स्क्वायर का मतलब ये होता है ये वाला जो वर्ग है। अब स्क्वायर की खासियत ये है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब मैं आपसे कहूं कि अगर कोई चीज बराबर बराबर है तो वो आपको ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगी, इसका मतलब ईमानदारी से और साफ तौर पर। फिलहाल 18 का बी हो गया, 19 पर चलते हैं। आप तो बस अपने आंसर लगाते रहो, यहाँ कौन सा किसे ज्यादा आप प्रेफरेंस कर रहे हो, यही चीजें हैं बस। स्पीकिंग और जो आपकी जो नॉलेज है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए जरा 19 का आंसर कौन देगा। वन हु स्पीक्स लेस इन फोरम, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फोरम हो, कोई भी सभा हो, फोरम का मतलब वही है जो सभा चल रही हो, गणपूर्ति चल रही हो, वहां पर कोई भी मीटिंग वगैरह चल रही हो। एक ऐसा व्यक्ति जो मीटिंग में कम बोलता है ना, तो उसे बोलते हैं अल्पभाषी। जिसने लगाया था रेटिसेंट,
और रेटिसेंट का एक शब्द मेरे याद हो रहा है, इसे बोलते हैं कम बोलने वाला, लेकिन इसका एंटोनियम लोकेसियस, ये होता है बाचाल, इसका एंटोनियम है। और अगर मैं कहूं टोकेटिव, TOLKATIV, टोकेटिव, दोनों के दोनों ये ज्यादा बोलने वाले हैं, ये बचाल होते हैं। इन्हें साफ साफ तौर पर बोला जाता है पर्सन हु टॉक्स टू मच। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो उसे रेटिसेंट बोलते हैं, ये होता कम बोलने वाला। अच्छा मैं कहूँ इसेंट्रिक, ये तो सनकी है। लोकेसियस, ये ज्यादा बोलने वाला आ गया। फिलहाल आंसर बनेगा ए व्यक्ति, ए पर्सन हु स्पीक्स लेस इन फोरम, रेटिसेंट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आगे आइए, इलिटरेट। अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा व्यक्ति जो इलिटरेट है, देखो लिटरेट जो बनता है वो एजुकेशन से बनता है, इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो लिटरेट होता है एजुकेटेड। लेकिन जैसे ही इल लगा दिया तो इसका मतलब उसके अंदर एजुकेशन नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर एजुकेशन नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति जो होगा ना तो वो लिख सकता ना पढ़ सकता है। पर्सन हु डस नॉट रीड एंड राइट, जो लिख और पढ़ नहीं सकता उसे इलिटरेट बोला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर उसे अनपढ़, जाहिल, गमार कुछ भी बोल सकते हो। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जरा लगाना। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, ये कुछ डाल दी मैंने, ये एरर लगाई है। द कमेटीज डिसीजन हैव बीन ए टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी वही होता है जो विवाद है। जो कंट्री का डिसीजन है, कमेटी का डिसीजन है, कमेटी हो, जूरी हो, क्लास हो, इसमें आपकी मीटिंग हो या कोई भी और ग्रुप बना सकते हो। कुल मिलाकर ये सब चीजें जो हैं एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसलिए आप कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे। जिसने लगाया था ऑप्शन सी तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। चेक कर लेना बढ़िया करके, दोबारा तिबारा जब भी आप देखो। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं जरा। लगाना यहाँ बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ाता हूँ एडजेक्टिव में, पहले वाला और बाद वाला। लगाओ अपना आंसर, कौन लगा रहा है? सचिन एंड सहवाग आर ग्रेट बैट्समैन बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। सहवाग और जो सचिन है वो महान बल्लेबाज हैं, और जो पहले वाला है वो बाद वाले के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। आप जानते हो कि जब किसी नाउन का जिक्र करूंगा पहले वाला, तो नाउन के लिए आर्टिकल तो जरूर आता है जब सिंगुलर नाउन आया है। ऐसी जब मैं बाद वाले का जिक्र करूंगा तो लेटर होगा या द लेटर होगा, मुझे बाद वाला दिखाना। और बाद वाला दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा द लेटर। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। बढ़े आगे, क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या कहता है जरा। द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। अब पुलिस जो है, जो ज्वेलरी खो गई है, ज्वेलरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्नामेंट्स। अगर आभूषणों का समूह है तो वो ज्वेलरी है। तो पुलिस, देखो पुलिस जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति जुड़े होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ पुलिसमैन, ये मैं पहले भी आपको कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, पुलिसमैन किसी सिंगुलर व्यक्ति को कह सकते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और पुलिसमैन ई वाला ये हमेशा किसी प्लूरल व्यक्ति को कहते हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट, और दुनिया में अगर किसी का भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस का हो, होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, तो ये सब के सब डिपार्टमेंट भी एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं। इसलिए इनको किस रूप में यूज करता हूँ मैं? सिंगुलर। कुल मिलाकर यहाँ पुलिस के बारे में बात कर रहे थे, तो वर्ब तो आपकी प्लूरल सही है, लेकिन सर्च के बारे में नहीं करते। सर्च किसी के लिए करते हैं, सर्चिंग फॉर द मिसिंग ज्वेलरी, अबाउट को काटकर फॉर कर दो भाई साहब। इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप और ज्यादा अपना मतलब कर सकते हो जितना आप इसमें। देखो स्टेनोग्राफर में आया हुआ था 2024 के, तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो सारे क्वेश्चन ऐसे दे देगा उठा के कि भाई तुरंत आ गई है। ए करेज गिव्स एनॉर्मस स्ट्रेंथ टू पीपल टू फाइट फॉर व्हाट दे वांट। जो साहस है वो लोगों को एनॉर्मस, देखो एनॉर्मस का मतलब होता है जब चीजें ना हद से ज्यादा हो जाएं। जैसे कि कहूँ मैं, एनॉर्मस गाइगेंटिक भी है,
विशाल भी है, बहुत ज़्यादा भी है। तो ये जो करेज है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ताकत देता है टू फाइट, लड़ने के लिए, फॉर वाट दे वांट, जिस चीज़ की भी वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब आप देखो कि दुनिया में अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, करेज है, न्यूज़ है, एडवाइस है, आपका सजेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें, सजेशन तो एक बार को काउंटेबल हो सकता है, ग्रुप ऑफ सजेशंस, बहुत सारे सुझाव, सजेशन नहीं है, लेकिन एडवाइस है, न्यूज़ है, करेज है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज नहीं किया जाता, आपको ऑप्शन वाले ए में लगानी है एरर। क्वेश्चन नंबर लास्ट और बचा हमारा 25। देखते हैं कौन इसका क्वेश्चन का आंसर लगाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट ही हो सकता है। अच्छा, इसके बाद और भी स्लाइड है अभी। श्यामली इज वेरी केयरफुल फॉर हर हेल्थ। कोई श्यामली नाम की युवती है, वो अपनी हेल्थ के लिए नहीं, व्यक्ति हेल्थ के बारे में होता कि आई एम केयरफुल अबाउट माई हेल्थ। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा चिंता होती है, स्वास्थ्य के लिए नहीं होता। आपको यहाँ पर फॉर की जगह अबाउट करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सेहत के बारे में चिंता करता है। फिलहाल ये भी स्टेनोग्राफर में आया हुआ था, देख लो, 2024 में एग्जाम होता। सारी चीजें आई हुई एग्जाम में, बिना एग्जाम की चीजें मैं फोकस नहीं कर रहा। अब ये भी नहीं है कि रूबरू या होबहू सारी चीजें वही आ जाएंगी, चीजें वही आएंगी जो इससे रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लगाओ जरा। ये सब एरर ही हैं। राधा क्लाइम्ड द लेडर कोजियस। अब राधा कोई नाउन है, किसी नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। अगर राधा की होती तो कोजियस हो सकती थी, राधा हो जाती कोजियस। कोजियस होता है सावधान। तो अगर आप कहीं सावधान हो जाते हो, जैसे मैं कहूं आई एम वेरी कोजियस, मैं बहुत ज्यादा सावधान हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात राधा की नहीं है, यहाँ पर राधा के चढ़ने की बात चल रही है कि राधा सीढ़ी पर, लेटर होती सीढ़ी, राधा सीढ़ी पर सावधान चढ़ी है, सावधानी से। और दुनिया में आज तक अगर कोई मेन वर्ब आई है तो उसकी विशेषता एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब बताता। कोजियसली अगर आपने करा है ऑप्शन नंबर ए में तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं होगा। कुल मिलाकर देख लेते हैं, आगे तो कुछ नहीं है। तो फिलहाल यहाँ जो आपका आंसर था वो कोजियसली था। यहाँ पर जाकर ये वीडियो रुक जाती है। क्लाइम्ड मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की विशेषता बताई है एडवर्ब ने, तो आंसर आएगा कोजियसली। देखो स्टेनोग्राफर में आया हुआ था बेटा ये भी। तो कुल मिलाकर जो ये पहल है वो यही है कि आपको एग्जाम के एनालिसिस से जोड़ा जाए। एग्जाम में किस लेवल की चीजें पूछ रहा, 2024 का है, 25 में भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला। लेकिन बस आपको अपना थोड़ा सा एक नजरिया बदलना है, एक शेड्यूल बदलना है कि तैयारी कैसे हो। हार्ड नहीं आता। मैं आपसे बताऊं कि 100 में से मात्र जो आपके 30 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, 70 रहते हैं इजी। अब इन इजी क्वेश्चनों में से आप आराम से 65 66 कर लेते हो। अब ये रहते हैं हार्ड। अब इन 30 में से हार्ड में इतने भी नहीं है कि इतने हार्ड है कि कोई ना करे। इसमें से जो 20 से 25 नंबर के बीच खींच लेता है और आराम से 65 इसमें खींच लेता है, तो 5 5 10 जीरो हाथ से ले 6 2 8 देख लो आराम से। आप 80 85 90 नंबर अगर इंग्लिश में ला रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आपकी चीजें ना क्लियर हैं। तो मैं तो बस आपको साफ एक आईना दिखा रहा हूँ, और डेली जुड़े रहिए सेशन से, आपको रोज वीडियो मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।